हेलो दोस्तों, एक स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जीके का बहुत ही योगदान रहा है, जिसको देखते हुए मैं आज महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं, जो प्रश्न आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न दिख रहा है, कौन सी द्रव धातु है, मतलब द्रव धातु कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो पारा है, जैसे हम मरकरी कहते हैं, वह एक द्रव धातु होती है। कौन सी धातु होती है? द्रव धातु होती है, जो रूम के टेम्परेचर पर अथवा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। जब मैं पूछूं धातु मतलब द्रव धातु कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा पारा। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा पारा। अगर मैं इसका पूछूं अधातु कौन सी है, द्रव अधातु कौन सी है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है तथा पारा एक द्रव धातु है। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, बेकिंग सोडा क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है ना, जिससे साबुन बनाया जाता है, वह एक क्षार होता है, न कि अम्ल होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? प्रश्न है बेकिंग सोडा क्या होता है या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा एक प्रकार का क्षार है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है? जो पदार्थ होता है ना, कोई भी पदार्थ हो, उसकी मात्रा मतलब कितना है, वह किस पर निर्भर करता है या करती है? पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान पर निर्भर करती है, न कि आयतन पर। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, चीनी में क्या पाया जाता है? प्रश्न है आपका, चीनी में क्या पाया जाता है? देखो, चीनी के अंदर सुक्रोज, लैक्टोज तथा फ्रक्टोज पाए जाते हैं तथा चीनी के अंदर ग्लूकोज भी पाया जाता है, जिसके कारण मुझे चीनी मीठी प्रतीत होती है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? जो अम्ल होता है ना, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जैसे कि इमली खट्टी होती है तो उसके अंदर भी अम्ल होता है, आम खट्टा होता है तो उसके अंदर भी वो अम्ल होता है। ठीक है, जो भी पदार्थ हैं, जो भी फल खट्टे होते हैं, वो सभी अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तथा कड़वा किसका स्वाद होता है? तो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। उसका स्वाद कड़वा होता है। जैसे साबुन, क्षारी पदार्थ हो गया साबुन, साबुन का स्वाद कड़वा होता है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, सबसे कठोर तत्व कौन सा है या कौन सी धातु है? तो देखो, सबसे कठोर धातु लोहा है? नहीं। सबसे कठोर धातु हीरा है? नहीं। सबसे कठोर धातु चांदी है? नहीं। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है? नहीं। तो सॉरी, इसका सबसे कठोर धातु हो जाए तो सबसे कठोर धातु हीरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे कठोर धातु हीरा होता है, यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न क्या, पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो जो पानी होता है ना, उसका शुद्धतम रूप होता है वर्षा जल। क्या होता है? वर्षा जल। जो वर्षा होती है, उसके बाद जो पहली वर्षा होती है वह शुद्ध नहीं होती। पहली वर्षा बहुत ही अशुद्ध होती है, जिसे में अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो वायु के अण धूल के कण, जो हानिकारक गैसें होती हैं, जो पहली वर्षा में पानी के साथ ज़मीन पर आ जाती हैं, जिसके कारण फंगस, कई स्किन बीमारियां हो जाती हैं तथा उससे पिस्टोन कैंसर भी हो जाते हैं। तो पहली वर्षा शुद्ध नहीं है। जो बाद की वर्षाएं होती हैं वो शुद्ध होता है, उसका पानी एकदम शुद्ध होता है। इसीलिए मैंने कहा है पानी का शुद्धतम रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा वर्षा का जल। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। ये अगला प्रश्न है, इसका असुर गैस क्या है? ठीक है, प्रश्न है इसका असुर गैस क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया, अगर अमोनिया का कुछ भी थोड़ी भी गैस अगर चली जाए, तो जिसके कारण गले में जलन तथा छींकें उत्पन्न हो जाती हैं या आने लगती हैं, जिसके कारण हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको असुर गैस कहते हैं, यहाँ असुर गैस की उपमा देते हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। और ये क्लोरीन होती है, जो क्लोरीन गैस होती है वो पानी को शुद्ध कर देती है।
और जो हाइड्रोजन होती है बहुत ही हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैस होती हैं तथा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं। जो मनुष्य या कोई भी जीव जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं या छोड़ते हैं। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ये फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, या जो फेदोमीटर होता है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, इसका उपयोग फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। तथा भूकंप का उपयोग, भूकंप किससे मापते हैं? उसका जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफ। जो सिस्मोग्राफ होता है ना, जिससे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। तथा वर्षा को किससे मापते हैं? वर्षा मापी यंत्र से, जिसका नाम होता है रेन गेज, जिससे वर्षा की मात्रा मापी जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह है आपका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न क्या है ये आपका? प्रश्न है ये आपका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आपको याद करना होगा। यह प्रश्न देखो, दूरबीन का जो आविष्कार था वह हंस लिफरसी ने किया था। किसने किया था? हंस लिफरसी ने किया था। जो पहला बिल्कुल दूरबीन का आविष्कार किया था वो हंस लिफरसी ने किया था, जो नीदरलैंड के एक लेंस निर्माता थे। तो हंस लिफरसी ने जो दूरबीन का आविष्कार किया, तो जिसके बारे में गैलीलियो को पता चला कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया है, या पृथ्वी पर एक ऐसा भी यंत्र है जिससे अंतरिक्ष के सभी ग्रहों को आसानी से देखा जा सकता है। तो उनकी रातों की नींद चली गई तथा उन्होंने भी उस यंत्र को पाने की चाह की, लेकिन वह पा नहीं सकते थे। तो उन्होंने खुद ही उस यंत्र को बनाने की कोशिश में लग गए तथा कुछ समय पश्चात उन्होंने एक ऐसी दूरबीन बनाई जो हंस लिफरसी की दूरबीन से भी 10 गुनी तेज थी, या 10 गुनी दूर का देख सकती थी। इसीलिए गैलीलियो को दूरबीन का आविष्कार या पितामह कहते हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे पहला या सबसे पहले दूरबीन किसने बनाया, तो आपको याद होना चाहिए हंस लिफरसी ने ही सबसे पहले दूरबीन बनाई थी। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ये भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो भाप का इंजन था उसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। भाप का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। गैलीलियो ने क्या बनाया था? अभी आपको बताया था मैंने, गैलीलियो ने जो वो दूरबीन बनाई थी, ठीक है। एडिसन ने क्या बनाया था? एडिसन ने बनाया था बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है वो एडिसन ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था कंप्यूटर, ठीक है, जिसे हम संगणक कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। और एक इसमें यह भी पूछ सकता है, सोने की शुद्धता किस में मापते हैं? तो सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है, जो 24 कैरेट का शुद्ध सोना माना जाता है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया है, मतलब जो लिखने वाली जो बच्चे पेंसिल यूज करते हैं ना, LKG UKG नर्सरी वाले बच्चे जो पेंसिल यूज करते हैं, उसमें जो बीच में काला कलर का पदार्थ होता है वह किसका बना होता है? काले कलर का जो पदार्थ होता है वह किसका बना होता है? वह ग्रेफाइट होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। लेकिन ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें मैं एक दोनों तरफ अगर पेंसिल को छील लें तथा एक तरफ विद्युत का तार लगाएं जिसमें धारा प्रवाहित करें तथा दूसरी तरफ बल्ब लगाएं, तो वह बल्ब आसानी से जलने लगेगा। इस वजह से विद्युत को, यानी ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक भी कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? मतलब जो जंग, किसी लोहे में अगर जंग लग जाती है तो उसका भार घटता है या बढ़ता है या वही रहता है? तो देखो, जंग क्यों लगती है? लोहे का अगर पत्ते में नमी और पानी की उपस्थिति हो जाए,
या ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाए तो उस पर जंग लगना निश्चित है। ठीक है, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहे के टुकड़े पर जंग लग जाती है। तो जब किसी भी पत्ती पर लोहे जंग लगती है तो वह बहुत ही फूल जाती है, जिसके कारण उसका वजन बढ़ जाता है या भार बढ़ जाता है। उम्मीद है आपका जवाब यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या? देखो, जब किसी की कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो जो डॉक्टर होते हैं तो जो वो प्लास्टर चढ़ाते हैं तो उसको ही में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो जिप्सम का बना होता है। ठीक है, यह पेरिस से प्राप्त हुआ था, पेरिस से सर फिलिप, यह पेरिस का प्लास्टर था जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह जिप्सम का बना होता है। यह जल और वायु के संपर्क में आते ही ये कठोर सख्त हो जाता है, जो डॉक्टर किसी भी फ्रैक्चर हड्डी को जोड़ने में प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है यह आपका, हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? ठीक है, प्रश्न क्या है आपका, ये हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जब हाइड्रोजन को जलाएंगे ऑक्सीजन प्राप्त होगी? नहीं। राख प्राप्त होगी? नहीं। मिट्टी प्राप्त होगी? नहीं। तो हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो हमें पानी यानी कि भाप प्राप्त होगी। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? पानी प्राप्त होता है हाइड्रोजन का। इसीलिए पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। उम्मीद है आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। अर्थात यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो AK स्टडी पॉइंट अर्थात मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। उम्मीद है आपको भलीभांति